थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, नेपोलियन हिल द्वारा लिखित पुस्तक है। अब तक हमने अध्याय 1 में इच्छा शक्ति, सफलता की ओर पहला कदम, कि कैसे कोई अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकता है, वह सब कुछ आप पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। आइए अब सुनते हैं इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उस पर विश्वास करना दौलतमंद बनने की ओर दूसरा कदम है। विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर्मन उस विचारों की आवृत्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है, जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। सभी सकारात्मक भावनाओं में सबसे ताकतवर भाव होते हैं विश्वास, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ति होती है कि जिससे विचारों में नई ऊर्जा भर के तुरंत अंतर्मन में पहुंचा सकती है, जहां यह आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल जाती है। आध्यात्मिक शक्ति वह माध्यम है जो असीम शक्ति के वास्तविक जीवन में विचारों को साकार करने का जज्बा लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित है, जो अधिकतर अध्यात्म पक्ष से जुड़े हुए हैं, जबकि सेक्स पूरी तरह जीवन विज्ञान से संबंधित है। यह सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ पक्ष है। इन तीनों भावनाओं का मिश्रण नियत है। विचारणीय मन और असीम शक्ति के बीच संवाद का सीधा रास्ता बनाता है। विश्वास कैसे विकसित किया जाए? विश्वास एक ऐसी मन स्थिति है जिससे आत्म सुझाव सिद्धांत द्वारा अंतर्मन में बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। विश्वास ऐसी योग्यता है जो इच्छा के संवेग धन को भौतिक रूप से साकार कर सकता है। जो अगले अध्याय आत्म सुझाव और अध्याय अंतर्मन में अनुदेश बताए गए हैं, उन्हें पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अगर अंतर्मन को विश्वास दिला दे तो उसे वह जरूर मिल जाता है। आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतर्मन आपके विश्वास के आधार पर काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास विश्वास का नामो निशान ही नहीं है तो उसे यह बताना बहुत मुश्किल है कि वह किस तरह विश्वास विकसित किया जा सकता है। यह ठीक उतना ही मुश्किल है जितना किसी अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक मन स्थित है जिसका विकास किताब में दिए गए इन 13 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद किया जा सकता है। बार बार अपने मन में सुझाव डालना ही खुद पे भावना विकसित करने का एकमात्र जरिया है। आगे दिए गए विवरणों में से यह साफ हो जाएगा, जो सुझाव आप अपने मन में डालते हो वही बन जाते हैं, जहाँ तक कि अपराधी भी। एक अपराधी के शरद में कहा गया है कि जब लोग पहली दफा अपराध या अपराधियों के संपर्क में आते हैं तो वो उनसे घृणा करते हैं। अगर फिर भी वे किसी तरह दूसरे दिनों तक अपराध के संपर्क में बने रहें तो उसके आदी होने लगते हैं और सहन करना सीख जाते हैं। जब वे काफी लंबे समय तक उसके संपर्क में रहते हैं तो अपराध से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस बात का कोई इस तरह कहे कि अगर आप आवेश के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो अंतर्मन इस विचार को स्वीकार कर लेता है और इस पर कार्य करता है। अंतर्मन वह संवेग को साकार रूप देने के लिए कोई न कोई व्यवहारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है। ये सभी विचार जिससे भावनाएं जुड़ी होती हैं उनमें विश्वास भर जाता है, जो वे विचार खुद को भौतिक रूप में तब्दील कर लेते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो यह मानते हैं कि वे गरीबी और भुखमरी के जीने के लिए इसलिए अपशब्द हैं क्योंकि कोई रहस्यमय शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उसका अंतर्मन उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और उसे भौतिक रूप से आकार देता है। एक बार फिर यह बात बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हो तो आप उसे अपने अंतर्मन तक पहुंचना दीजिए, परंतु इसके लिए यह जरूरी है कि आपकी चाहत मजबूत और आशावादी हो। अगर ऐसा है कि आप उसे भौतिक रूप से बदल सकते हैं, आपका विश्वास ही वह भाव है जो आपके अंतर्मन की क्रिया निर्धारित करता है। आत्म सुझाव के द्वारा आपके अंतर्मन को धोखा देने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से मैंने अपने पुत्र के अंतर्मन को धोखा दिया था, इस धोखे को यथार्थवादी बनाने के लिए इस तरह व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही वह भौतिक वस्तु मौजूद हो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। यह भावना आप में उस समय होनी चाहिए जब आप अपने अंतर्मन को आदेश दे रहे हो। अंतर्मन विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि वह हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे और व्यवहारिक तरीके में भौतिक रूप में बदल देगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती पॉइंट पर पहुंच सकते हैं जहां प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अंतर्मन को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सराबोर करने की योग्यता हासिल कर पूर सके। संपूर्ण अध्याय अभ्यास से ही आएगी। यह केवल निर्देशों को पढ़ने भर से नहीं आ सकती। आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मन में प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करते रहें और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करके उन्हें अपने मन से निकाल दें। जिससे मन में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है, वह उस मन में आस्था या प्रिय निवास बन जाता है। वह
मन इच्छा के अनुरूप अंतर मन को निर्देश देता है, जिसे यह स्वीकार करता है और तुरंत कार्य पर लग जाता है। काफी लंबे समय से धर्मावलंबी संघर्षरत मानवता को यह संदेश दे रहे हैं कि उन्हें इस या उस धर्म सिद्धांत के विश्वास करना चाहिए, परंतु वे लोगों को यह बताने में असफल रहे हैं कि विश्वास को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने यह नहीं बताया कि विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। ऐसी भाषा जिसे एक आदमी समझ सके वह सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा विश्वास वहां पर विकसित किया जा सकता है जहां पर कोई नामो निशान नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखे और परम पिता पर विश्वास रखें। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बार फिर याद दिलाना जरूरी है, विश्वास ही वह शक्ति है जो विचार के आवेश को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछले वाक्य दोबारा पढ़ने लायक हैं और तिबारा भी, यह कई बार पढ़ने रह सकते हैं, जोर जोर से पढ़ सकते हैं, बेहतर रहेगा। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। विश्वास उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वह रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इसमें इंसान असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है। विश्वास वह रसायन है जो इंसान के सीमाबद्ध मन द्वारा निर्मित विचारों के कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित कर सकता है। विश्वास इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति को वैश्विक शक्ति का दोहन प्रयोग कर सकता है। प्रमाण आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। यह आत्म सुझाव के सिद्धांत में लुप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्यान को आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित कर लें और यह पता लगाएं कि यह क्या है, यह क्या हासिल करने में सामर्थ्य है। यह तथ्य जो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है वह आखिरकार उस बात का विश्वास करने लगता है, चाहे वह बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी से झूठ को दोहराता रहे, अंततः वह उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वह विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचार को वह अपने मन में राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है उन्हें वह सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिन्हें वह अपनी भावनाओं के साथ संबंध करता है वे प्रेरक शक्तियां बन जाती हैं जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य, हर कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करती हैं। आइए अब एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण सच वाक्य के साथ, जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक मैग्नेटिक पावर बना लेते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। भावनाओं के साथ जुड़ जाने पर इस तरह के चुंबकीय हो जाए विचार की तुलना हम उस जीव से करते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वह अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है, जब तक कि यह छोटा सा एक बीज अपने ही जैसे हजारों लाखों अनगिनत बीज नहीं बना लेता। मानवीय मन ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मन में रह रहे विचारों के अनुरूप हो। इंसान में मन में प्रबलता के मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और आकर्षित करता है और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है और अपनी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता कि मन में वह निवास करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर फिर चलें और यहाँ जाने की किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मन में बोया जा सकता है। यह जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे मन में रखा जा सकता है। इसलिए आपसे यह कहा गया है कि आप अपने मुख्य लक्ष्य को लिए लिख लें, इसे याद कर लें और इसे जोर जोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि वह ध्वनि के साथ कंपन आपके अंतर्मन तक न पहुंच जाए। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मानसिक संपत्ति और दायित्व का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप आत्म सुझाव के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अकड़न को ऑर्डर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग कुछ सकारात्मक विचारों पे आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें, बार बार पढ़ें जब तक कि ये आपके अंतर मन में सक्रिय उपकरण का हिस्सा न बन जाए। आत्मविश्वास का फार्मूला। पहला, मैं जानता हूँ कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से यह अपेक्षा करता हूँ कि मैं इसे हासिल करने के लिए अंतर्मन लगने में कार्य कर और यहाँ तक कि अभी तक करता रहा हूँ, इसी तरह से कार्य करूँगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन में प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे
अपने आप को भौतिक रूप से रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं इस इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि मेरे मन में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर रहे। तीसरा, मैं जानता हूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग में मैं जिस भी इच्छा को अपने मन से निरंतर बनाए रखूंगा, वह अंततः किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा आपके आप को भौतिक रूप में बदल लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट तक काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकसित कर रहा हूँ। चौथा, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने मुख्य निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिया है। मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे इसे हासिल करने या पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित न हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि वह सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इसलिए मैंने किसी भी ऐसे गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा जिससे इसे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ न हो। मैं इसी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनको मैंने प्रयोग करना चाहता हूं, और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा कि वे नेहरू सेवा करें, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहा हूं। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वप्न और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैंने ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं अपने इस वाक्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, खुद और कष्ट में अपने जीवन गुजारते रहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण यह तथ्य है कि विचार से सभी संवेगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। अंतर्मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विध्वंसात्मक। यहाँ पर सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार संवेगों के द्वारा उसे प्रदान करते हैं। अंतर्मन डर के द्वारा आवेशित विचारों को भी उतनी तेजी से ही हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से यह साहस या विश्वास के द्वारा प्रेरित किए को हकीकत में बदल देगा। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उद्योग के पहियों को आगे बढ़ाती है और मानव जाति की सेवा करती है, परंतु रचनात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह आत्म सुझाव का नियम आपको खुद शांति और समृद्धि में दे सकता है, या फिर यह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप में किस हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। अगर आप अपने मन में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप अपने मन में अपने असीम शक्तियों के साथ जुड़ने और उसका प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास को भाव को लेगा और इसे सांचे में ढालने लगेगा, जिसके द्वारा आपको अंतर्मन इसके भौतिक रूप में बदल लेगा, उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में। आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरफ से बांध रखा है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनात्मक ऊंचाइयों तक छू सकता है, और यह इस कविता के बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते, तो यह लगभग तय है कि आप नहीं जीत सकते। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने यह पाया है सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है या पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही है। आपको अपने ऊपर उठाने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि परंतु यह देरी से जीता है वही जो सोचता है कि वह जीत सकता है। इन दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिए, मन पर जोर दीजिएगा और आप उस गहन अर्थ को समझ लेंगे जो कवि के मन में था। आपके मन में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है। आपके मन में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिससे अगर आप जगा दिया जाए तो आप काम में जुट जाएंगे। वह आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत का सुंदर लहरिया छेड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपने प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है। आपके माध्यम में आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं
उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसमें असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए आदमी थे, जब तक कि अपने जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव के उन्होंने दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया, जब तब जाकर वे दुनिया में सचमुच महान लोगों में से एक बन सके। यह अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ है। यह अनुभव एन रूटलेज के माध्यम से आया, जो इकलौती महिला थी जिसे लिंकन से प्रेम किया था। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव विश्वास की मानसिक अवस्था से बहुत करीब रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार संवेगों को अपने आध्यात्मिक रूप में बदलने के सबसे करीब होता है। अपने शोध के दौरान लेखक ने पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की जीवनियां और उपलब्धियों में विश्लेषण से यह पता चला है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के प्रेम का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर आप विश्वास की शक्ति का प्रमाण चाहते हो तो आप उन पुरुषों और महिलाओं के उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोग ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषण किया है और तोड़ा मरोड़ा है, ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है, विश्वास या आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो वह केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिसे विश्वास कहा जा सकता है। आइए अब हम उस आदमी के जीवन के विश्वास की शक्ति देखें जिसे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम था महात्मा गांधी। इस आदमी ने विश्वास की संभावनाओं को सबसे चमत्कारी उदाहरण देखने को मिलता है। अपने समय में गांधी के पास जितनी शक्तियां थी उतनी किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी, और इसके बावजूद उनके पास शक्ति की कोई परंपरा और औजार नहीं थे, जिसे न कि धन, युद्ध के जहाज, सिपाही या हथियार। गांधी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ति थी। उनके पास यह शक्ति कैसे आई? उन्होंने इसे विश्वास के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया, और इसमें यह योग्यता थी कि वे अपनी आस्था को 20 करोड़ लोगों के दिमाग में बो सके। गांधी जी ने 20 करोड़ मन को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। विश्वास के सिवाय और कणों की शक्ति इतना कर सकती थी। 20वीं सदी के मध्य में मार्टिन लूथर किंग को मानव अधिकारों और सभी लोगों ने गौरव की रक्षा करने के लिए उनके मन में गहरा विश्वास था, जिसकी वजह से हर जात संप्रदाय में विश्वास करने वाले महिलाओं एवं पुरुषों ने उनके समाज में एक समान अधिकारों में संघर्ष से जुड़े। उनका सपना था कि किसी को उसके रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र से पहचाना जाएगा। उनका यह सपना पूरी तरह तो पूरा नहीं हो सका, परंतु उनके कार्य और मृत्यु के संपूर्ण दुनिया में एक नव चेतना की तरह कार्य किया और लोगों को लगातार इससे जूझने के लिए प्रेरित किया। बिजनेस और उद्योग चलाने में विश्वास और सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में यह रोचक भी है और लाभदायक भी कि हम यह घटना एक विश्लेषण करें जो हमें बहुत अच्छे ढंग से वह तरीका समझाती है जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों ने बहुत बड़ी दौलत कमाई तथा उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके पे ऐसा कर दिखाया। यह घटना 1900 की है, जब यूनाइटेड स्टेट स्टील कारपोरेशन बन रहा था। जब आप कहानी पढ़ रहे होंगे तो मूलभूत तथ्यों का अपने दिमाग में रखें और आप समझ पाएंगे कि किस तरह विचार बड़े खजानों में बदल देते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह से ढेर सारी दौलत कमाई जा सकती है, या यूनाइटेड स्टेट स्टील कारपोरेशन के निर्माण कहानी आपको काफी कुछ सिखा देगी। अगर आपको इस बारे में जरा से भी शंका है, इंसान विचारों के माध्यम से या सोचकर अमीर बन सकते हैं, तो यह कहानी आपके मन में शंका को भगा देगी, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट स्टील की कहानी के मुख्य पुस्तक के बताए गए सिद्धांतों का प्रयोग कर पाएंगे। उस $1 बिलियन के भाषण के कई दिन बाद 12 दिसंबर 1900 की शाम को देश के लगभग 80 दिग्गज फिफ्थ एवेन्यू यूनिवर्सिटी के क्लब के समारोह में इकट्ठे हुए। अवसर था पश्चिम से आए हुए एक युवक का सम्मान करना, परंतु आधा दर्जन से अधिक अतिथियों को इस बात का एहसास नहीं था कि वे लोग अमेरिकी औद्योगिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने जा रहे थे। जे एडवर्ड स्मिथ और चार्ल्स स्टीवल स्मिथ के हृदय कृतज्ञता से भरे हुए, क्योंकि जब वे हाल ही में पीटर्सबर्ग गए थे तो चार्ल्स एवं शबाब के उदारता पूर्वक मेहमान नवाजी की थी और उसका अद्भुत आतिथ्य सत्कार किया था। सिम्स और स्मिथ ने 48 साल के शबाब में पूरी बैंकिंग सोसाइटी का परिचय करवाने के लिए एक डिनर का आयोजन किया था, परंतु उन्हें आशा नहीं थी कि वे इस समारोह में हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने उन्हें यह चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के लोग भाषण की कला को पसंद नहीं
नहीं करेंगे और उनसे प्रभावित नहीं होंगे तथा वे स्टील मैन, फीमेल और वोल्डर विद जैसे श्रोताओं को बोर नहीं करना चाहते थे। बेहतर होगा कि आप अपने भाषण को 15 या 20 मिनट तक सीमित रखें और फिर अपनी बात खत्म कर दें। जाय पियरपोर्ट मॉर्गन अपने उच्च पद के कारण शब्दा की दाईं तरफ बैठे हुए थे। वे भी इस समारोह में सिर्फ कुछ देर तक ही ठहरने वाले थे और जहां तक प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतना महत्वहीन था कि अगले दिन उस समारोह का जिक्र किसी भी अखबार में नहीं छपा। दोनों मेजबानों और प्रख्यात अतिथियों ने अच्छी तरह से डिनर किया। बीच में हुई काम चर्चा और जितनी हुई वह तनाव के माहौल में हुई। बहुत कम बैंकर और ब्रोकर शबाब से मिले थे, जिसका करियर मनोहेंगेला के किनारे पर परवान चढ़ रहा था और उनसे कोई भी अतिथि से नहीं जानता था। परंतु शाम खत्म होने से पहले उन सभी और मड़ी मास्टर मॉर्गन के पैरों तले जमीन खिसक गई जब $1 बिलियन के यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉर्पोरेशन का बीज बोया गया। इतिहास के लिहाज से शायद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस डिनर में चार्ल्स शबाब के दिए हुए भाषण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद यह एक घरेलू भाषण होगा जिसमें ग्रेमेन की कई गलतियां होंगी, क्योंकि शबाब भाषण की शुद्धता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और उस भाषण में सूक्ति और चुटकुले भी होंगे। परंतु इसके अलावा इसमें एक प्रबल शक्ति थी जिसका उन $5 मिलियन के लगभग संपत्ति वाले श्रोताओं का विस्मरणीय प्रभाव पड़ा। जब यह 90 मिनट का भाषण समाप्त हुआ और जब श्रोता उसके जादू के कारण अभी भी मंत्रमुग्ध थे, मॉर्गन उस वक्त एक खिड़की के पास खड़े हो गए, चलो चौखट पर बैठ गए और पैरों के नीचे लटकाकर 1 घंटे तक चर्चा चल रही थी। शबाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति से काम कर रहा था, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और अस्थायी वह पूर्ण और स्पष्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया था। कई लोगों ने मॉर्गन की रुचि जानने की कोशिश की थी कि वे स्टील के लिए भी इस तरह का ट्रस्ट बनाएं जिस तरह बिस्किट, वायर, हुक, शराब, शक्कर, रबर, विस्की, तेल या च्युइंगम के लिए बना रखा था। जॉन डेव्यू नाम के गैबलर ने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं था। बिल और जिम मूर को शिकागो के स्टॉक जावेर्थ और एक मैच के क्रैकर कॉर्पोरेशन बना चुके थे। उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु वे भी असफल हुए थे। देहात के वकील एल्बर्ट एच गैरी भी चाहते थे, परंतु वे इतने बड़े नहीं थे कि उन्होंने बातों का प्रभाव पड़े। सिर्फ शाबाश और वाक्युपुटता ही जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों पर ले जा सकी जहां वे यह देख पा रहे थे कि साहसिक आर्थिक कार्य कितने जबरदस्त परिणाम निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नजर में यह विचार एक पागलपन सा भरा था। आर्थिक चुंबकीय एक पीढ़ी पहले शुरू हुई थी और उसमें स्टील जगत की हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जा रही थी कंपनी को और प्रतियोगिता से धराशायी हो चुके कॉर्पोरेशन में तब्दील किया गया। और यहाँ हसमुख उसी नीड्स पार्केट जॉन डब्ल्यू गेट्स के द्वारा खोजी गई तकनीकी से संभव हुआ था। छोटी कंपनियों में गेट्स पहले से ही अमेरिकी स्टील एवं वायर कंपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कंपनी बना ली थी। परंतु अगर उनकी तुलना एंड्रू कार्नेगी के विशालकाय ट्रस्ट से की जाए जिसके स्वामी और संचालक थे, तो यह सारी कंपनियों और कॉर्पोरेशन बने थे, चाहे वे कितनी ही एकता का परिचय दे दे, परंतु वे सब मिलकर कार्नेगी साम्राज्य में सुर नहीं लगा सकते थे और मॉर्गन यह बात जानते थे। कार्नेगी भी यह बात जानते थे। इसकी वो कैसल की शानदार ऊंचाइयों से उन्होंने पहले तो रोचकता से और बाद में चिढ़कर देखा मॉर्गन की छोटी कंपनियां उनके बिजनेस में किस तरह से प्रवेश कर रही हैं। जब यह प्रयास अधिक साहसिक हुआ तो कार्नेगी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। उन्होंने यह फैसला किया कि वे अपने प्रतियोगियों की हर मील को डुप्लीकेट करेंगे। अब तक उन्होंने वायर, पाइप, हुक या स्टील में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसके बजाय वे इतने ही संतुष्ट थे। उन्होंने उस अपने मनचाहे आकार में ढलते देखे थे, परंतु अब अपने प्रमुख और योग्य लेफ्टिनेंट शबाब के सहयोग से वे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। चार्ल्स एवं शबाब के भाषण में मॉर्गन को एक समस्या का जवाब मिल गया था। कार्नेगी ने बिना बने कोई ट्रस्ट जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहा ही नहीं जा सकता। जैसा एक लेखक ने यहाँ की ऐसा नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ना हो। 12 दिसंबर 1990 की रात को शबाब के भाषण में निश्चित रूप से यह संकेत था। हालांकि इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था कि विशालकाय कार्नेगी साम्राज्य मॉर्गन के टेंट में लगाया जा सकता है। शबाब ने स्टील के भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें सक्षमता हो, विशेषज्ञता हो, असफल मेले की तालाबंदी हो और सफल वस्तुओं का प्रयास की एकाग्रता हो, खनिज के आवागमन से बचत हो, ओवरहेड और प्रशासनिक मददों से बचत हो और विदेशी बाजार में सफल प्रवेश हो। यही नहीं, उन्होंने उन लोगों को यह भी बताया कि उनकी पारंपरिक पायरेसी से में गलतियां कहाँ हो रही हैं। उन्होंने ऐसा संकेत किया कि जिसके बिजनेस का वर्तमान लक्ष्य मानव पाली बनाना, कीमतें बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को मीठे मीठे डिविडेंड्स देना था। साहब ने रोचक अंदाज में इस सिस्टम की आलोचना। उन्होंने अपने श्रोताओं
नेताओं को यह बताया कि किस तरह से उनकी नीति दूरदर्शिता नहीं है और इसका कारण यह है कि वह बाजार को एक ऐसे युग के संकुचित कर रही थी जिसमें हर तरफ विस्तार का बोलबाला था। उन्होंने यह दावा किया कि स्टील की कीमत कम करने से बाजार का विस्तार होगा, स्टील के अधिक उपयोग खोजे जाएंगे और विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। दरअसल हालांकि श्राप को यह बात पता नहीं थी, परंतु श्राप आधुनिक मास प्रोडक्शन में मसीह थे। यूनिवर्सिटी क्लब का डिनर समाप्त हुआ, मॉर्गन अपने घर लौट गए और श्राप की सुनहरी भविष्यवाणी के बारे में सोच रहे थे। श्राप वापस पीटरगन लौट गए। यहाँ वे एंड्रू कार्नेगी का स्टील बिजनेस चला रहे थे। गैरी और बाकी के लोग अपने स्टॉक टिकेसर के पास वापस लौट गए, जहाँ वे अगले कदम का इंतजार करने लगे। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। श्राप ने उनके सामने तर्कों को भेज रखा था, उन्हें पचाने में मॉर्गन को 1 हफ्ते लगे। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया था कि इसका परिणाम आर्थिक आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने श्राप को बुलवाया और उन्होंने पाया कि वह युवक जरा संकोची था। श्राप ने संकेत किया कि कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का विश्वसनीय रेजिडेंट वहां स्टील के सम्राट के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी ने यह कसम खाई थी कि वे वहां स्टील पर कभी कदम नहीं रखेंगे। फिर जॉन डेब्यू गेट्स नाम के बिचौलिए के यह सुझाव दिया कि अगर आप साहब फिलाडेल्फिया को वैल्यूब होटल में जा रहे हो तो जेपी मॉर्गन के उसी समय उस होटल में रहेंगे। जब साहब आएगा तो मॉर्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में बीमार थे और इसलिए उन्होंने प्रबल आग्रह पर साहब न्यूयॉर्क गए और उनके आर्थिक दिग्गज की लाइब्रेरी में इन दोनों की मुलाकात। कुछ आर्थिक इतिहासकारों की बातों माने तो नाटक की शुरुआत से अंत तक मंच पे निर्देश एंड्रू कार्नेगी थे। वे यह मानते हैं कि साहब के डिनर से लेकर उसका प्रसिद्ध भाषण, साहब और मॉर्गन की रविवार रात मुलाकात, सारी घटनाएं चतुर संकोच कार्नेगी के दिमाग पर उपस्थित, परंतु सच्चाई इससे ठीक अलग थी। जब साहब और इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया तो वे यह नहीं जान पाए कि लिटिल बॉस एंड्रू कार्नेगी इसे मानेंगे या नहीं, वे बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, खासकर उन लोगों को जिनसे वे बुरी तरह से चिढ़ते थे। परंतु साहब उस मुलाकात में अपने साथ अपनी ही लिखाई में कॉपर प्लेट पे आंकड़ों की 6 शीट लेकर गए, जिसमें यह लिखा हुआ था कि इस नए स्टील की हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूल्य और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या। 4 लोग उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पूरी रात बैठे रहे। जाहिर है कि इसमें सबसे मुख्य व्यक्ति मॉर्गन थे, जिनका धन के दैवी के आकार में दृढ़ विश्वास था। उसके साथ उनका अभिजात पार्टन रॉबर्ट बेकेन था, जो एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति था। तीसरा था जॉन डेब्यू गेट्स ने मॉर्गन एवं गैबलर होने के कारण छोटा समझते थे और उसके एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद साहब थे, जो स्टील बनाने और बेचने की प्रक्रिया के बारे में इस समय जीवित किसी भी समूह से अधिक जानते। पूरी चर्चा में पीटरसन बार्ग के इस आदमी के आंकड़े के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी कंपनी का मूल्य इतना था कि उस कंपनी का मूल्य उतना ही था, ना उससे अधिक ना उससे कम। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रस्ट में केवल वही कंपनी रहे जिसका नाम उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक ऐसे कारपोरेशन की रचना की जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और उस मित्रों के लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी जो अपनी कंपनियों के बोझ को मॉर्गन के विशाल कंधों पर उतारना चाहते होंगे। जब सुबह हुई तो मॉर्गन उठे और उन्होंने अपनी कमर सीधी की। केवल एक ही सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंड्रू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। साहब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्होंने बेचने के लिए राजी कर ले तो मैं खरीद लूंगा। मॉर्गन ने जवाब दिया। साहब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर ले तो मैं खरीद लूंगा। मॉर्गन ने जवाब दिया। यहाँ तक सब ठीक था, परंतु क्या कार्नेगी बेचेंगे, और अगर बेचेंगे तो वो बदले में कितनी रकम मांगेंगे? साहब का अनुमान था लगभग $32 करोड़, और वे इस रकम किस रूप में चाहेंगे? कॉमन या प्रीफंड स्टॉक के रूप में, ब्रांड के रूप में, नगद? कोई भी इस $1 बिलियन का प्रतिशत नगद में नहीं दे सकता था। जनवरी में वेस्टचेस्टर में एक गोल्फ गेम चल रहा था और एंड्रू ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए और चार्ली लगातार बोले रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद रहे ताकि बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला जा गया, जब तक कि वे दोनों कार्नेगी कॉटेज की रामदेही गर्मी में नहीं बैठ गए। फिर उनकी वाक्यपटुता के साथ, जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी में क्लब के 80 करोड़ को मंत्रमुग्ध किया था। साहब ने आराम से रिटायर होने के सुनहरे सपने बताए और बूढ़े आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने में करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के एक छोटे टुकड़े पर रकम लिखकर साहब को थमा दी और कहा, ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। आंकड़ा लगभग $40 करोड़ था और साहब के द्वारा अनुमानित $32 करोड़ के आंकड़े को मूलभूत आंकड़ा माना जाए तो इससे पिछले 2 सालों में पूंजी मुल्क में हुई वृद्धि के रूप
रूप में 8 करोड़ जोड़ दिए गए थे। बाद में ट्रांस अटलांटिका लाइनर के डेज पर खड़े होकर कार्नेगी ने मॉर्गन से अफसोस से कहा, काश मैंने आपसे 10 करोड़ डॉलर अधिक मांगे होते। अगर आपने मांगे होते तो आपको वह मिल गए होते। मॉर्गन ने खुश होकर बताया। इस बात से काफी सनसनी फैली। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार दिया कि विदेशी स्टील जगत और दैत्यकार स्टील के संभावित एल के प्रेसिडेंट हेडनरी ने घोषित किया कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबंधी नियम बनाए गए तो अगले 25 सालों में वाशिंगटन में एक साम्राज्य शासन होगा। परंतु योग्य स्टॉक विशेषज्ञ के नए स्टॉक के जनता को इतनी योग्यता से बेचा कि सारा का सारा पानी कई लोगों का अनुमान था कि 8 करोड़ डॉलर पलक झपकते ही सोख लिया गया। कार्नेगी के पास करोड़ों डॉलर और मॉर्गन प्रेसिडेंट के पास कष्ट उठाने के एवरेज में 62 करोड़ और गेट्स से लेकर गैरी तक सभी के पास करोड़ों डॉलर। 48 साल के श्राद्ध को भी अपना पुरस्कार मिला। वे इस नए कारपोरेशन के प्रेसिडेंट बन गए और 1930 तक इस पर नियंत्रण करते रहे। अब यह अन्य उदाहरण बताते हुए किसी तरह से आपको एक विचार का विश्वास रखने मात्र से एक व्यक्ति अपने लिए करोड़ों डॉलर धन एकत्रित कर लिया और कई अनगिनत लोगों को दौलतमंद बनाने की मदद की। सर जॉन टेपलर ने ऐसे ही व्यक्ति जिन्होंने धन इन्वेस्ट करने की आपकी प्रतिभा का पूर्ण रूप से विश्वास था। टेपलर आम लोगों से धन इन्वेस्ट कराने में काफी समझदार थे, क्योंकि अधिकतर लोग भावनाओं में बहकर अज्ञानता में या कम कॉमन सेंस में इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्होंने ऐसा महसूस हुआ कि पैसा इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा से वे अपने लिए काफी धन कमा सकते हैं, पर उन छोटे इन्वेस्टर को मदद नहीं कर सकते जिन्होंने यह मदद करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड की शुरुआत की, जिसमें छोटे इन्वेस्टर पैसा लगा सकते थे। यहाँ तक कि उस समय एक बेहतर प्रोजेक्ट की तरह उभर कर आया, क्योंकि उस वक्त हिसाब से बहुत नई सोचें थी। टेपल्टन ने उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की जो आज के समय म्यूचुअल फंड के नाम से चल रहा है। टेपल्टन ग्रोथ फंड के पार्ट टाइम कर्मचारी और रहे होल्डर जॉन पेटल्टन स्मरण करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी कंपनी की मीटिंग की थी तो उनके साथ एक छोटे से कमरे में सामान्य भोजन सामग्री बेचने वाले अधिकारी थे। आज के वक्त टेपल्टन फंड के अंदर 6000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और उनकी संपत्ति 36 बिलियन डॉलर से अधिक पहुंच चुकी है। इस विकास गति से वे टेपल्टन ग्रुप के सबसे अग्रिम फंड ग्रुप में काबिल है। उनका एक उदाहरण यह है कि आज 3 वर्ष पहले जिस किसी ने भी अपने 10,000 डॉलर में टेपल फंड में लगाया थे, आज उसकी कीमत $1,000,000 है। 1992 में जब उन्होंने अपनी टेपल्टन फंड ऑफ इन्वेस्ट को $400 मिलियन में बेचा था, तब तक उनके मन में संतुष्ट हो गया था कि दौलतमंद बनने में काफी लोग की मदद कर चुके हैं। इसी तरह से विश्वास वाला चैप्टर समाप्त होता है। इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उस पर विश्वास करना दौलतमंद बनने की ओर दूसरा कदम है। अब आगे अगले चैप्टर में सुनते हैं आत्म सुझाव, अंतर मन को प्रभावित करने का एक माध्यम दौलतमंद बनने की ओर तीसरा कदम है। ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।